नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। कार्यक्रम में खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है और शीतल पी सिंह अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबर की बखिया उधेड़ते हैं। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे वो है भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी की जेब तक पहुंचने वाले विकास की। दरअसल नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन ने दावा किया था कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जापान को पछाड़कर। हालांकि 2 दिन बाद ही अरविंद विरमानी ने, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने उसको खारिज तो नहीं किया, ये कहा कि 2025 तक हम जापान को पछाड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या, और आपके दिमाग में भी क्या ये सवाल उठता है कि क्या जीडीपी बढ़ने से आपकी जेब पर कुछ महसूस होता है? कोई भार कम हुआ या भार बढ़ा या नहीं बढ़ा, कुछ महसूस होता है? ऐसे ही कुछ सवाल हॉटमेल के सह संस्थापक और टेक उद्यमी समीर भाटिया ने उठाए, कई सवाल उठाए, और उन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह से, जो इस खबर को सही से समझाएंगे और आप तक आसान भाषा में पहुंचाएंगे। शीतल सर। और सर, जो अंकुर, मुद्दा है, धन्यवाद। आपने आप ये विषय लिया, जरूरी विषय है। देखिए, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम कहते तो हैं कि सारी दुनिया हमारे आकलन में गलती कर रही है, हाँ, लेकिन हम अपने व्यवहार में क्या करते हैं? जब डेम इंस्टीट्यूट ने हमारे लोकतांत्रिक वातावरण के बारे में ये कहा कि ये जो है एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में बदल गया है, सिर्फ चुनाव होता है लोकतंत्र के नाम पे, बाकी हर चीज एक तानाशाही से परिपूर्ण है, और उसके बाद हम ये सब देखते हैं। ये कथा है सबीर भाटिया के बारे में। सबीर भाटिया हमारे देश के ऐसे अनेक नौजवानों के तरह एक हैं जिन्होंने परदेश में जाके सफलता पाई, और उनकी सफलता को एक समय हमने सेलिब्रेट किया। हम हर सफलता को सेलिब्रेट करते हैं। जब कोई अंतरिक्ष में हमारे यहाँ से महिला जाती हैं, चाहे नासा के जरिए भेजी गई हो, अमेरिकन नागरिक हो, उन्होंने किसी से शादी की हो, उनका नाम बदल गया हो, लेकिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब अमेरिकी किसी चुनाव में किसी भारतीय का नाम उछलता है किसी पद के लिए, हम बड़े खुश होते हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब किसी छोटे से कैरेबियन देश का कोई राष्ट्रपति भारतीय मूल का हो जाता है। मॉरिशस में ऐसा कई बार होता है, हम बहुत उससे खुश होते हैं। तो जिन चीजों से हम खुश होते हैं, उन्हीं चीजों को कभी कभी इस तरह से क्यों उनसे पेश आते हैं जैसा हम सबीर भाटिया के साथ पेश आ रहे हैं। सबीर भाटिया भी उन्हीं में से एक है जो भारत से गए, और पहले वो हमारे एक फौजी अफसर के बच्चे हैं, हमारे एक फौजी अफसर के बेटे हैं उनकी, और उनकी माँ बैंकर थी। पढ़ने लिखने का उनको मौका मिला, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए अमेरिका, और दूसरी वहां कैलटेक नाम के इंस्टीट्यूट में गए। इन सब से पढ़ के वो निकले, और उन्होंने एक अमेरिकी उनके मित्र जैक स्मिथ के साथ 1996 में हॉटमेल बनाया, जो पहला वेब आधारित फ्री ईमेल सर्विस थी। और उसको देख के जो दुनिया की उस समय सबसे बड़ी कंपनी थी इस सेक्टर की, माइक्रोसॉफ्ट ने $400 मिलियन में उनकी उस टेक्नोलॉजी को खरीद लिया, उनकी कंपनी को खरीदा। उस समय 400 मिलियन का सौदा, दुनिया में इतनी चर्चा हुई उसकी, ये बहुत बड़ी बात थी, भारतीयों के लिए गौरव की बात थी, और हम सब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी तक उनको इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब उन्होंने भारत की स्थिति के बारे में अगर कोई बात कह दी तो हम उनको डंडा लेके पीछे लग जाएंगे क्या? हो यही रहा है। इसी से तंग आके उन्होंने एक, अभी जब ये बात आई है कि हम जापान से आगे निकल गए, बताइए हम क्या करते हैं? हमने जीडीपी में कह दिया हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। आईएमएफ ने कहा है, आईएमएफ ने ये कहा भारत ही उसके आंकड़े देता है, हर देश अपने अपने आंकड़े देता है, भारत ने भी दिया। आईएमएफ उनका आकलन करके एक टिप्पणी कर देता है। वो टिप्पणी ये है कि साल के आखिर तक जाते जाते भारत चौथे नंबर पर आ सकता है, आ सकता है। भारत 145 करोड़ का देश है, जापान 12-13 करोड़ का देश है। तो 12-13 करोड़ लोग अगर उतना ही कमा रहे हैं जितना भारत कमा रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात। हमें 145 करोड़ में बांटना है, यानी एक परिवार जिसमें 100 लोग हैं उसकी इनकम भी 1 लाख है, और एक परिवार जिसमें 12 लोग हैं उसकी इनकम भी 1 लाख है, और हम कह रहे हैं हम आगे निकल गए। ये है हमारी बात। लेकिन अब क्या कहा जाए? तो इसी बात को सबीर भाटिया ने अमेरिका में रहते हुए कह दिया। इसके पहले भी वो कुछ बातें कहते रहे हैं हमारी आंख खोलने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो जो वातावरण आजकल है, गुंडागर्दी का वातावरण है। एक सज्जन बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं भारत में, मोहनदास पै,
उन्होंने ट्वीट करके कहा शट अप, मतलब डांट भी रहे हैं। आलोचना को आप असहमत है, असहमति व्यक्त कर दीजिए। कह रहे मुंह बंद रखो, तुम नहीं बोल सकते। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है? भारत में कई बार कई कार्यक्रमों में मैं बताता हूं, और आप भी जानते हैं, कोई भी गूगल कर ले, 120-30 बिलियन के आसपास डॉलर हर साल वो लोग कमा के भेजते हैं जो भारत में नहीं रहते, भारतीय हैं और बाहर रहते हैं। हमारी आय का जो हार्ड करेंसी आती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये बाहर रहने वाले भारतीय लोग भेजते हैं। और अगर वो एक रुपया भेजे तो ले लोगे, डॉलर भेजे तो ले लोगे, और बोल देंगे तो तुम उनको डंडा मारोगे। ये क्या बात है? लेकिन हमने अपने देश को ऐसा ही आजकल बना लिया है। तो चलिए पहले समीर भाटिया को सुनते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में एक वीडियो बना के डाला कि भाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझता हूं, ये मेरी राय है। अब उनकी राय सुन लेते हैं। ये राय उन्होंने अंग्रेजी में व्यक्त की थी। हमारे एडिटर साहब ने इस पे पीछे से आवाज डाल के हिंदी में कर दिया है। हो सकता है थोड़ा उस तरह का अनुवाद ना हुआ हो, लेकिन बात समझाने की कोशिश है। सुनिए। ये वीडियो देखें, मेरी आंखों में देखें, मुझे बताएं आप क्या देखते हैं। पूर्ण स्वर्ग में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन अचानक उसकी छत गिरने लगी। इसके गिरने का कारण अज्ञात था। मैं बाहर आया हूं और भारत की कुल जीडीपी की आलोचना की है, जो जापान को पीछे छूट रही है। इसी कारण से मुझे बहुत विरोध मिल रहा है मेरे ट्विटर अकाउंट पर, लेकिन मैं अभी भी यह कर रहा हूं क्योंकि मुझे भारत से प्यार है और मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मुझे आप सभी की वास्तव में परवाह है और मैं चाहता हूं कि यह भारत अपने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाए, विशेष रूप से जो लोग पिरामिड के बिल्कुल नीचे हैं। अगर हम उनके जीवन को बदल सकते हैं तो अन्य सभी संख्याएं अपने आप संभल जाएंगी, और इसे करने का एक आसान तरीका है, देश की पूरी आबादी को बड़े पैमाने पर शिक्षित करें। आज यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संभव है। हमें उन्हें सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सोच कौशल की आवश्यकता है। अगर भारत का हर नागरिक महत्वपूर्ण सोच कौशल रखता है तो वे इस नए बौद्धिक संपदा क्रांति के लिए तैयार हैं। तो यह पूरी तरह से बेकार है। इसलिए इसका एक कारण है कि मैं सकारात्मक रूप से आलोचना कर रहा हूं। आप जानते हैं, जल्दी जश्न मनाना। कृपया इसे गलत तरीके से न लें। देखिए इसमें क्या बात है? जिस बात पे इस आदमी को ये कहा जाए कि तुम चुप रहो, तुम बोलो मत, तुम भाग जाओ, तुम ये करो, तुम देश में नहीं रहते, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, या उसकी माँ बहन वगैरह को गाली देने लगे, ये कोई बात है? ये हम अपने देश को क्या बना रहे हैं भाई? अपने देशवासियों से ही जो किसी स्थिति में देश से बाहर गए हैं और देश के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको दुनिया का एक्सपोजर मिला है, उन्होंने जापान भी देखा है, अमेरिका भी देखा, ऑस्ट्रेलिया भी देखा है, पैसे भी कमाए हैं, सफलता भी अर्जित की है, उनको लगता है अगर देश के बारे में कुछ, वो देश की गरीबी और जो है, बेबसी है, कठिनाइयां हैं, स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा खराब है, उस पर अगर उनकी कोई टिप्पणी आ रही है तो हमें उसमें सकारात्मकता ढूंढनी, से अपने को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनको गाली देना चाहिए। लेकिन हमने एक ऐसा वातावरण पिछले वर्षों में तय कर लिया है जिसमें हम किसी भी किस्म की आलोचना को कोई स्थान दे ही नहीं सकते, देना ही नहीं चाहते। हर आलोचना को या तो हम खरीद लेना चाहते हैं, डरा चुप धमका के चुप रखना चाहते हैं, या फिर तकनीकी साधन इस्तेमाल करके रोक देना चाहते हैं। हम किसी भी तरह से आलोचना से मतलब संवाद नहीं करना चाहते, हम संवाद की हत्या कर देना चाहते हैं। हम एक ऐसे समाज में क्यों बदल गए? ये एक सवाल समीर भाटिया की इस वीडियो से उपजता है, और ये सवाल आपके सामने सत्य हिंदी की ओर से पेश है। हम अपने लोकतांत्रिक देश को आखिर क्या बनाते जा रहे हैं? हम बातचीत नहीं करेंगे आपस में, हम सिर्फ की तारीफ ही तारीफ करेंगे, एक नेता की सिर्फ हर बात में जिंदाबाद करेंगे। वही देशभक्ति होगी, वही सत्य होगा, वही अंतिम सत्य होगा। अगर हमारे लोगों की हालत यह है कि सैकड़ों लोग उसमें बोरे की तरह ठूसे जा रहे हैं, तो इसको नहीं कहा जाएगा। अगर हमारे प्लेटफॉर्म्स पर बाथरूम्स की हालत खराब है, अगर हमारे यहाँ पानी की टंकियां जो बन रही हैं जल जीवन मिशन में वो गिर रही हैं, अगर हमारे यहाँ जो पुल बन रहे हैं भ्रष्टाचार से गिर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ सड़कें जो बन रही हैं वो 1 साल में टूट जा रही हैं, इस पे हम नहीं बात करेंगे। हम इस पे बात नहीं करेंगे कि हमारे 100 करोड़ लोगों की जेब में किसी भी खरीदारी के लायक कुछ नहीं है। हम अपने को जापान मान लेंगे इसलिए कि आपने एक बयान दे दिया, इसलिए कि आपने एक आंकड़ा दिया और आईएमएफ ने उस पे एक आंकड़े पे एक टिप्पणी कर दी। हम ये नहीं देखेंगे कि 100 करोड़ लोगों की कोई पावर नहीं है। जापान में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग पावर नहीं?
जबरदस्ती हम जापान से आगे हो जाएंगे, आप कहेंगे और हम ढोल बजाने लगेंगे? ये कौन सी बात हुई भाई? तो ये पूरे देश को एक ढोल संप्रदाय में बदलने में चाहते हैं, बदल जाए, और किसी समीर भाटिया के मुंह से आवाज न निकले जो बाहर से डॉलर भेज रहा है, वो भी देश के बारे में सिर्फ डॉलर भेजे, बोले न, और जो यहां रहे वो भी, तो उसको तो बोलने का सवाल ही नहीं है। देखते रहे आप, कोई गाना लिखने वाली पे FIR हो जा रही है, कोई आदमी फेसबुक पे टिप्पणी कर दे रहा है तो FIR हो जा रही, पकड़ के जेल हो जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा रहे हैं। क्या हम अपने देश को बनाते जा रहे हैं? और बिना बात के लोगों को मीट वगैरह के नाम पे मारा जा रहा है, बाद में पता लग रहा है कि वो नहीं था जिस आरोप पे मारा गया। किसको मारने का हक किसने दे दिया? कैसे कोई भीड़ में ये सब कर रहा है, और कैसे हम इसको कह रहे हैं कि हमारा कानून का राज जो है, दुनिया इसको मान रही है? ये सब जो हमारा झूठ है, इस झूठ पर कोई बात नहीं कोई करेगा। हमारे हेल्थ की हालत क्या है, एजुकेशन की हालत क्या है? एजुकेशन का बजट पिछले वर्षों में क्यों घटा है? नोटबंदी की गई थी ये कह के कि फॉरफिटेड नोट और नकली नोट अब खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हालत क्या हुई? 16-17 लाख करोड़ थे, इस समय 34-35 लाख करोड़ प्रचलन में है। और इस साल की RBI की रिपोर्ट है कि पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा नकली 500 के नोट इस वर्ष हमारे पास आए हैं, जो बीता वर्ष है। बताइए, आप लाए नोटबंदी है कह के? बिल्कुल। मैंने कहा था किसी चौराहे पे बुला लेना 50 दिन बाद। अरे अब तो 10 साल हो गए, ये नकली नोट इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ये सवाल नहीं होना चाहिए। आप एक वंदे भारत ट्रेन चला देंगे और उसके बाद जो जनरल डिब्बे वाले हैं उसमें कोई वृद्धि नहीं करेंगे, आबादी बढ़ रही है, लोगों के आने जाने के लिए उतने पैसे नहीं होते क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, 82 करोड़ लोगों को राशन देके हमने जिंदा रखा हुआ है, तो वो ट्रेनों में जानवरों की तरह ठूसे जाएंगे। और उसके वीडियो अगर आएंगे या कोई उस पर टिप्पणी कर देगा तो आप उसका मुंह बंद कर देंगे, आप उसको कहेंगे धर्म पे बात करो, इस पे नहीं कर सकते। ये जो बात हो रही है हमारे समाज में और इस बात को स्वीकृति मिलती जा रही है, ये बहुत खतरनाक और दुखदाई है कि एक गलत बात सरकारें करती हैं, सभी हमेशा करती नहीं है। सरकारों में तानाशाही की वृत्ति होती है, व्यक्तियों में होती है, जनता में तो नहीं होनी चाहिए। आवाम को तो इन सवालों को बड़ा करना चाहिए कि उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था ही रहे, उसमें संवाद हो, बातचीत हो, हिंसा न हो, डर न हो, प्रलोभन न हो। यह सवाल है जो हमारे यहां से निकले हुए वो सब जिनको दुनिया में एक्सपोजर मिला है, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने कुछ सफलताएं अर्जित की हैं, अगर वो अपने दूसरे सहोदरों के लिए, अपने देश के दूसरे देशवासियों के लिए उनके मन में दर्द है, वो कुछ व्यक्त करते हैं, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उससे सीखना समझना चाहिए, उसके आधार पर परिवर्तन अपने में करना चाहिए, विकास करना चाहिए, या उनसे झगड़ा करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम आजकल झगड़े को प्रश्रय दे रहे हैं। संवाद की जगह झगड़े को प्रश्रय देने वाला जो दौर है, ये दौर नहीं रहना चाहिए। मेरी तो राय ऐसी है, आपकी जो भी राय हो हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। बिल्कुल। तो वन टेक में आपने जो बातें कही, अब सवाल था, लेकिन सवाल अब समय हो चुका है तो नहीं पूछूंगा, ज्यादातर बातें सब हो चुकी हैं, सवाल भी कुछ खास नहीं था। तो इस चर्चा और विषय शीतल दी की टिप्पणी के बाद यही चर्चा का निष्कर्ष निकला कि क्या आंकड़ों में बढ़ती GDP का असर आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है? क्या आपकी जेब तक, क्या आप GDP को और बाकी अर्थव्यवस्था को आंकड़ों में देखेंगे या आम आदमी के जीवन पर पड़ रहे असर को देखेंगे? आप अपनी राय बताएं कि आपका जवाब भी, आपका कमेंट भी इस चर्चा का एक हिस्सा है। नमस्कार।